हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 6 का टॉपिक 6.3 मेजर एनर्जी रिसोर्सेज के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, रिमेनिंग रिसोर्सेज हम वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इज बायोमास फ्यूल। बायो वर्ड से ही पता लग रहा है ये लाइफ से निकला है। बायोमास फ्यूल यानी जो हम डेली लाइफ में चीजें यूज करते हैं, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह, और इसके अलावा बायोमास में ट्रीज वगैरह भी आ जाती है और हमारी बॉडी वगैरह, ये सारी चीजें। और बेसिकली अगर कहूँ तो जो हम वेस्ट वगैरह वेस्ट करते हैं, अ, उसके जरिए जो एनर्जी बनती है उसको हम बायोमास फ्यूल कहते हैं। तो द एनर्जी कंटेन इन बायोमास कम्स फ्रॉम द सन। अच्छा, जो बायोमास में जो एनर्जी आ रही है वेजिटेबल्स में, प्लांट्स में, ट्रीज में, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है और जो लिविंग बॉडी से? बेसिकली प्लांट्स और वेजिटेबल्स में जो एनर्जी आ रही है वो सनलाइट से आ रही है। सनलाइट की एनर्जी कन्वर्ट होती है एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अमल से। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्लांट्स और वेजिटेबल्स में बनते हैं और दिस कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग बॉडीज। Biomass can be turned directly to produce heat. Heat generate steam which drives turbines connected to generator for electricity production. बायोमास को जब हम जलाएंगे, बर्न करेंगे, तो उससे वाटर जब बॉईल होगा तो उससे स्टीम बनेगा। वो स्टीम निकल करके टर्बाइन वगैरह को मूव कराती, जिसकी मूवमेंट की वजह से जनरेटर स्टार्ट होता है, जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली हम यहाँ बायोमास एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। A ton of food waste can generate 85 मीटर क्यूब ऑफ बायोमास। एक टन फूड जो वेस्ट होगा, एक टन, वो 85 मीटर क्यूब ऑफ बायोगैस निकाल बना सकता है, कंसिस्टिंग ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी जो बायोगैस बन रही है इसमें तीन चीजें, मीथेन जो कि 60% तक मीथेन होता है। अब मीथेन वो वाली गैस है जो हमारे घरों में आ रही है, चूल्हों में। कार्बन डाइऑक्साइड ये ज्यादा अमाउंट में इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ये सारी चीजें मिक्सचर फॉर्म में आती है बायोगैस में। इट इज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ये जो एनर्जी रिसोर्स ये रिन्यूएबल है, इसको आप बार बार यूज कर सकते हो। इट मीन ये इको फ्रेंडली हो गया, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो गया, ठीक है। लेकिन बाहर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिसोर्सेज। Hydroelectric generation is the process of using the gravitational potential energy of water to generate electricity। यानी ये वो प्रोसेस है जहां पे हम वाटर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। कैसे स्टोर करते हैं? डैम्स वगैरह जब हम बनाते हैं तो वो हाइट के ऊपर पानी को स्टोर करता है, तो एक पर्टिकुलर हाइट पर जब वाटर स्टोर होता है तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब उस पानी को जब नीचे गिराया जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब ये बहुत स्पीड से जब नीचे आता है तो यहाँ टरबाइन्स वगैरह रखे हुए होते हैं, वो टरबाइन्स मूव करते हैं, उनके मूवमेंट की वजह से आगे जनरेटर को एनर्जी मिलती है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज रिन्यूएबल एंड एफिशिएंट। ये रिन्यूएबल है बिकॉज पानी को आप स्टोर करते रहे और इससे बिजली बनाते रहे। एफिशिएंट भी है काफी। दे हैव मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। और जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, वो डिफरेंट गैसेस रिलीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इम्पैक्ट एनवायरनमेंट में नहीं होता इससे। जनरेटिंग पावर फ्रॉम वाटर रिक्वायर्स फास्ट फ्लोइंग वाटर। अगर आपको पानी से बिजली बनाना है तो आपको फास्ट फ्लोइंग वाटर चाहिए, यानी बहुत तेजी से आता हुआ पानी चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे? वाटर को स्टोर करोगे। अब वाटर जब स्टोर होगा तो हम यहाँ पे इको सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं अर्थ की, एंड इट ऑफन कॉजेज बायो इकोलॉजिकल डैमेज। इकोलॉजिकल डैमेज कैसे? देखें, पानी जो रिवर्स में मूव कर रहा है वो एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा होता है। अब हम उस पानी को रोकते हैं और जमा करते हैं बहुत सारा पानी, फिर उसको डाउनफॉल कराते हैं तो बहुत ज्यादा स्पीड से नीचे आता है। ये आप हम क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंटल जो सिस्टम है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसकी वजह से इफेक्ट क्रिएट हो सकता है पानी वगैरह को स्टोर करने की वजह से। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि फ्लड्स वगैरह भी आ जाते हैं इसकी वजह से। और वो जो हमारा जो वाटर साइकिल है, जहाँ पे वाटर स्टीम बन करके बादल बनते हैं, बादल वापस से पानी बनता है, और एक जो सिस्टम चल रहा है केनाल और रिवर्स के थ्रू, उसके साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा बहुत इसका डिसएडवांटेज है। बाकी ये रिन्यूएबल सोर्स है, इसके जरिए अगर हम एनर्जी लेते हैं तो इट्स बेनिफिशियल फॉर अस। सोलर रेडिएशन यानी सनलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का बनना। प्रॉपर प्रोसेस देख लेते हैं क्या होता है। सोलर रेडिएशन इज हार्नेस्ड इन टू मेन
वेस्ट फॉर एनर्जी। दो तरीके से सोलर रेडिएशन के थ्रू हम एनर्जी को बनाते हैं। द फर्स्ट मेथड इन्वॉल्व सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स। पहला जो मेथड है वो सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स, जो घरों की छतों में लगे हुए होते हैं वो है फोटोवोल्टेइक सेल्स, ऑल्सो नाउन एज सोलर सेल, जिनको हम सोलर सेल्स भी कहते हैं। इसके जरिए हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, विच डायरेक्टली कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जो डायरेक्ट सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। These cells are made of semiconductors। अभी जो सेल्स हैं सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बने हुए होते हैं, सिलिकॉन से नहीं, जो कि वेरी चीप मेटल है, बहुत आसानी से और बहुत ज्यादा अबंडेंट, सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है सिलिकॉन, विच जनरेट एन इलेक्ट्रिक करंट व्हेन एक्सपोज टू इट। सिलिकॉन जब हीट उसके ऊपर लगती है तो वो उस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। द सेकेंड मेथड इज थ्रो सोलर थर्मल सिस्टम। जो सेकेंड मेथड है वो सोलर थर्मल सिस्टम है। थर्मल वर्ड से ही समझ आ रहा है हीट। अब फर्स्ट में हम सन की लाइट को यूज कर रहे हैं, सिर्फ रोशनी। सेकेंड जो मेथड है उसमें हीट को, सन की वजह से जो गर्मी होती है उसको यूज कर रहे हैं, विच यूटिलाइज द हीट, हीट को यूटिलाइज कर रहे हैं फ्रॉम सनलाइट फॉर वेरियस एप्लीकेशंस सच एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है सन की हीट से। वाटर हीटिंग, वाटर को हीट करने के लिए भी यूज करते हैं सेल्स। एंड स्पेस हीटिंग, और स्पेस को भी हीट करने के लिए यूज करा जाता है। कंसंट्रेटेड सोलर पावर, CSP, कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम कंसंट्रेटेड सनलाइट ऑन टू अ स्मॉल एरिया। ये वो सिस्टम है जो क्या करता है, सनलाइट को एक स्मॉल एरिया के ऊपर कंसंट्रेट कराता है। कैसे? लेंसेज के थ्रू। जैसे आपने कभी करा हो, ये जो आई लेंसेज होते हैं उसको थोड़ा डिस्टेंस रख करके कागज वगैरह जलाते हैं, इसको एक्सपेरिमेंट अगर आपने किया हो, इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट लेंसेज का यूज करके सनलाइट को एक पॉइंट के ऊपर फोकस कराते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। Concentrated sunlight onto a small area using mirrors and lenses. The sun is the sun is a completely free and renewable energy resource. Completely free है, renewable है, आसानी से बार बार हमें ये एनर्जी मिल सकती है। That is also very eco friendly, और इससे कोई इतने ज्यादा गैसेस वगैरह रिलीज नहीं होती हैं, तो ये इको फ्रेंडली होगी। लेकिन ये जो सेमीकंडक्टर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, जो वोल्टेइक सेल्स में, ये जो फैक्ट्रीज वगैरह जो काम कर रही है, जो सोलर प्लेट्स बनाती है, वो बहुत ज्यादा धुआं वगैरह छोड़ती है, तो दैट इज नॉट इको फ्रेंडली। सही है। सिग्निफिकेंट लैंड एरिया इज रिक्वायर्ड एंड इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशंस एंड द टाइम ऑफ द डे। ये भी डिसएडवांटेज है। सिग्निफिकेंट लैंड एरिया, बहुत ज्यादा जमीन चाहिए। अगर आप पूरी सिटी को सोलर पे चलाना चाहते हो तो बहुत ज्यादा एरिया आपको चाहिए होगा। एंड इट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशन, और वेदर कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लाउडी होगा तो ये बारिश हो रही होगी तो सही से काम नहीं करेगा ये सिस्टम। और इसके अलावा दिन का कौन सा टाइम है, उसी उसके अकॉर्डिंग एनर्जी कम या ज्यादा हो। जियोथर्मल रिसोर्सेज, यहाँ पर हम अर्थ की इंटरनल एनर्जी को यूज करते हैं और उससे डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी कम्स फ्रॉम द अर्थ कोर, अर्थ के कोर से आती है। तो दिस इज द कोर ऑफ अर्थ। मेंटल होता है और ये अपर क्रस्ट होता है, दिस इज द अपर पार्ट जहां हम रहते हैं, और अंदर ये लावा वगैरह होता है, और ये दिस इज द कोर जो कि बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, मेजोरिटी आयरन का बना हुआ होता है। ठीक है। तो इट इज नॉट कंसिडर्ड अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स नहीं करते हैं कंसिडर, बिकॉज अर्थ जो है, अर्थ के अंदर जो लावा एग्जिस्ट कर रहा है वो एक लिमिटेड अमाउंट में, कभी ना कभी तो उसने खत्म हो जाना है। बट क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है, इसको खत्म होने में भी काफी हजारों साल लग जाएंगे, इसलिए रिलेटिवली हम इसको रिन्यूएबल एनर्जी कंसिडर करते हैं। बिकॉज द हीट इज एक्सट्रैक्टेड फास्टर देन इट इज रिप्लेनिश्ड। यही बात होगी, हम जितनी ज्यादा हीट निकाल रहे हैं तेजी से, उतनी हम वापस हीट को बनने में इतना टाइम नहीं दे रहे। However, due to the immense size of Earth, it would take thousands of years to deplete this energy source, making it practically renewable। क्योंकि हजारों साल लग जाएंगे इस एनर्जी खत्म होने में, तो ये इसको एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बना देता है। जियोथर्मल एनर्जी इज अबंडेंट, बहुत ज्यादा अमाउंट में, एंड डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अच्छा, इससे जो हम एनर्जी ले रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म्स में, उससे ग्रीन हाउस जो गैसेस रिलीज नहीं होती। इट मीन दिस इज इको फ्रेंडली। द डिस्चार्ज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस
कैन बी टॉक्सिक एंड इवन डेडली इन हाई कंसंट्रेशन। अच्छा, इस प्रोसेस में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होती है जो कि टॉक्सिक है, तो अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में हो तो डेडली भी साबित हो सकती है, जान भी जा सकती है। विंड, हवा के जरिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड कैन बी यूज्ड टू टर्न टर्बाइंस व्हिच इन टर्न प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। काइनेटिक एनर्जी, हवा की काइनेटिक एनर्जी का यूज किया जाता है टर्बाइन को मूव कराने के लिए, जो फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। अब टर्बाइन को कैसे मूव कराते हैं, आपने देखे होंगे अक्सर ये बड़े बड़े फैंस लगे हुए होते हैं। जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं अदर सिटीज की तरफ, तो रास्ते में आपको दिखेंगे इस तरह बहुत बड़े बड़े फैन। तो ये ऐसी जगहों में रखे होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा एयर ब्लो कर रही होती है, तो एयर इन फैंस को मूव कराते, रोटेट कराते हैं, ठीक है। वो जाकर के जो है वो टर्बाइन को मूव कराते इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो दे हैव बिग रोटर प्लेट्स, बिग रोटर प्लेट्स होती है इनमें, कनेक्टेड टू अ हब। ये जो कनेक्ट होगा एक हब के साथ, पीछे गियर बॉक्स होगा, यहाँ पे वो गियर्स वगैरह होंगे जो मूवमेंट को कम या ज्यादा करेंगे, एंड जनरेटर, और फिर वो जाकर के टर्बाइन जनरेटर के साथ कनेक्ट होता है। द ब्लेड्स कन्वर्ट विंड्स काइनेटिक एनर्जी इनटू रोटेशनल एनर्जी। ब्लेड क्या करते हैं, जो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी जो हवा आ रही है उसको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ब्लेड ऐसे मूव करते हैं, रोटेट करते हैं, रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। द जनरेटर कन्वर्ट रोटेशनल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो रोटेशनल एनर्जी है उसको जनरेटर कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी में। जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड इज इको फ्रेंडली एंड रिन्यूएबल। ये रिन्यूएबल सोर्स है, जितना चाहे आप इससे एनर्जी बनाते रहें, और ये इको फ्रेंडली भी, कोई गैसेस वगैरह इसमें से रिलीज नहीं होती है। एनर्जी सोर्स विंड, विंड फार्म्स रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ओपन स्पेस। बस ये इसका छोटा सा डिसएडवांटेज है कि इस काम के लिए हमें बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, और हर जगह में ऐसा नहीं होता जहाँ पे हर जगह में तेज हवा चल रही हो, तो एरियाज भी स्पेसिफिक होते हैं। वेव्स इन द सी, वेव्स आपने देखे होंगे, इस तरह से पानी में लहरें बनती है हवा की वजह से, तो इन वेव्स के थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। वेव्स एनर्जी आल्सो कॉल्ड ओशन वेव एनर्जी, हम इसको ओशन वेव एनर्जी भी कहते हैं। इट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ सरफेस वेव्स ऑन द ओशन। समंदर के ऊपर जो पानी है उसमें जो वेव्स बन रही होती है, छोटी छोटी लहरें, उसके थ्रू जो हम एनर्जी निकालते हैं। वेव एनर्जी कन्वर्टर्स, फिर वहां पे हम वेव एनर्जी कन्वर्टर्स को फिट करते हैं, आर डिवाइसेस क्रिएटेड टू कैप्चर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज वेव्स। वो डिवाइस, उन डिवाइसेस का क्या काम होता है, उन डिवाइसेस का काम होता है कि वो इन वेव्स की काइनेटिक एनर्जी को कैप्चर करें, ठीक है। फिर वो काइनेटिक एनर्जी अगेन वही टरबाइन के साथ कनेक्ट होगी, टरबाइन घूमेगा तो उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। दीज एनर्जी ड्राइव अ टरबाइन कनेक्टेड टू अ जनरेटर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। द टेक्नोलॉजी इज स्टिल इन इट्स अर्ली स्टेजेस। ये जो टेक्नोलॉजी है वेव से थ्रू एनर्जी बनाना, ये अभी स्टार्ट हुआ, तो ये अभी अर्ली स्टेजेस पर है, मजीद इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। चैलेंजेस इंक्लूड द हार्श मेरीन इन्वायरमेंट। क्या चैलेंज है कि क्योंकि समंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो काफी जो है ना ज्यादा मुश्किल होती है। विच रिक्वायर एक्सटेंसिव इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। इस वजह से क्योंकि इन्वायरमेंट इतना हार्श होता है, इस वजह से हमें एक्सटेंसिव इंस्टॉलेशन चाहिए, बहुत ज्यादा जगह पर, बहुत बड़े एरिया पर हमें इनको इंस्टॉल करने डिवाइसेस को, और वो क्योंकि खराब भी होते रहेंगे तो उनकी मेंटेनेंस भी रिक्वायर होती है। टाइड्स और वेव्स में ये फर्क है कि ये पानी है मान लो समुद्र का, यहाँ से एयर ब्लो कर रही है, तो यहाँ ऊपर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी थोड़ी बहुत, इनको हम जो छोटी छोटी लहरें बनती हैं इनको हम वेव्स कहते हैं, ठीक है। जबकि टाइड क्या होता है, टाइड में पूरा पूरा समंदर का पानी ऊपर और नीचे हो रहा होता है, इनको हम टाइड्स कहते हैं। या फिर आप यूं समझ लें बहुत बड़ी लेयर, बहुत बड़ी जो है ना वेव्स, ठीक है। The gravitational force exerted by the moon leads to the formation of the bulges in the ocean. मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि इस अर्थ में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट से एवरी, सही। अब यहाँ पे मून और अर्थ की बात हो रही है, तो मून और अर्थ के बिटवीन में फोर्सेस हैं, इस फोर्स की वजह से पानी क्या होता है, ऊपर और नीचे होता है। These bulges known as tides, इन bulges को जो पानी का ऊपर नीचे होना, इनको हम tides कहते हैं। There are two methods to harness energy from these tides. इन tides से एनर्जी को निकालने के दो मेथड है।
Number one is tidal stream system, which harness the kinetic energy generated by the movement of water caused by tidal current. यहाँ पे क्या होता है टाइडल स्ट्रीम सिस्टम में, क्योंकि पानी ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहा है, तो पानी के ऊपर नीचे मूव करने पर अंदर पानी के अंदर करंट्स बनते हैं। उन करंट्स को यूज करते हुए वहां अंदर हम टरबाइंस वगैरह लगाते हैं जो रोटेट करते हैं, जो जनरेटर के साथ कनेक्ट होते हैं, और इस तरह बिजली बनती है। ठीक है। टाइडल रेन सिस्टम, और रेन सिस्टम में क्या होता है, a tidal barrage or a dam like structure is constructed across the entrance of a tidal basin। जहां पे टाइड्स वगैरह बन रही है, हाई टाइड लो टाइड, उसके आसपास में हम एक डेम लाइक का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जहां पे क्या होता है जब पानी ऊपर आता है, जैसे मान लीजिए पानी ऊपर उड़ गया, अभी ये है और थोड़ी देर में उस टाइम में पानी ऊपर उड़ गया, यहाँ पे आ चुका है, अब पानी उठा है, सही है, इतना हाइट में चेंज है, तो यहाँ पे एक बेसन बनाएंगे जहां पे ये उठा हुआ पानी सारा उस बेसन में आ जाएगा अंदर। ठीक है। गेट्स विद इन द बैराज अलाउ वाटर टू फ्लो इनटू द बेसन, यहाँ पे गेट्स है वो अलाउ करेगा सारा पानी कहाँ पे आ जाए, बेसन पे आ जाए। ड्यूरिंग हाई टाइड, जब टाइड हाई होगी, एंड रिलीज इट ड्यूरिंग लो टाइड, अब जब टाइड नीचे जा रही है वापस से यहाँ पे आ गया, तो अब ये टाइड्स वापस से नीचे लगी, तो अब इसको रिलीज करेगा पानी को, वापस जो अंदर गया था वो वापस बाहर आ रहा है। इस तरह क्या होगा, जब वापस नीचे आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी वाटर की, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है हाइट के ऊपर, वापस नीचे आते हुए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, उस एनर्जी से हम टरबाइन वगैरह को मूव कराएंगे और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, देयर बाय प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको समझ आ गए। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए केवल इस बारे में पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड, बाय बाय।